जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी फवाद यूनुस। वेलकम टू इंडियन इनसाइड। आज हम लोग बात करेंगे डॉन न्यूज़पेपर के अंदर एक ओपिनियन पब्लिश हुआ है, दैट इज़ पाकिस्तान डॉनलिंग अवे। और इसको लिखने वाले हैं इजाज़ अहमद साहब। ही इज़ अ पीएचडी स्कॉलर। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लिखे है। और इस जो ओपिनियन है, इसका थीम है क्लाइमेट फाइनेंस और पाकिस्तान। ये आपका ओपिनियन डायरेक्ट लिंक करता है आपका जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक होता है, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज, इससे। और बहुत डिटेल से ओपिनियन हम यही पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर हम क्लाइमेट फाइनेंस को डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में कि ये क्या है, कौन से इंटरनेशनल डोनर्स कौन कौन से देते हैं, कौन से कंट्रीज़ हैं जो क्लाइमेट फाइनेंस रिसीव करने के लिए क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, डोनेट कौन करता है, रिसीव कौन करता है, क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, और ये पॉलिसी के अंदर पाकिस्तान की एज अ केस स्टडी क्या है जो कि राइटर ने लिखी हुई है। ठीक है, तो कुछ कुछ हम लोग डेफिनेटली ये ओपिनियन टोटली कवर करेंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ मज़ीद हम चीज़ें ऐड करेंगे अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन हम लोग अगर इसका मैं यहाँ पे इस साइड से पे बात करूँ तो दैट इज़ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये हमारे पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। देन टीपीपी, ये हमारे पास एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी जैसे क्लाइमेट फाइनेंस वगैरह के फंड्स जो होते हैं ये देती हैं। देन यहाँ पे ये जो खूबसूरत पत्ते, फूल, पंखे, बिल्डिंग और ये इकॉनमी का साइन है नज़र आ रहा है, दैट इज़ नॉन एज क्लाइमेट रिजिलियंट इकॉनमी। क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर ये टर्म यूज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन हमारे पास है लॉस एंड डैमेज फंड, ये COP27 का थीम था। अब ये चीज़ें मैंने यहाँ पे क्यों लिखी हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस ओपिनियन के अंदर डिस्कस हुई थी और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए इनको मैंने थोड़ा सा साइड पे हाईलाइट करके लिखा है। अगर हम लोग बात करें कि हम लोग इन सारी चीज़ों को डिस्कस कैसे करेंगे, तो सिंपल अगर मैं फ़्लो की बात करूँ तो सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जैसे इस राइटर ने ओपिनियन में लिखा हुआ है हम सेम वही तरीकाकार फॉलो करके हम इसको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करेंगे। देन मैं इसको वॉइस ओवर करूँगी, यानी कि वॉइस ओवर मतलब कि मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँगी कि जी इस पैराग्राफ के अंदर ये लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ के अंदर ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, ताकि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से अपने आर्गूमेंट और जो भी डाटा है वो निकाल सकें। आपके एंड पे ये है कि आप एक दफ़ा लाजमी इस ओपिनियन को रीड आउट करें, ताकि यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, समझ आएगी कि आर्गूमेंट को बिल्ड कैसे करना है। देन हमारे पास से आता है डेफिनेटली राइटर का लिखने का पर्पस क्या है, अवेयरनेस है। और हमेशा जनरल पब्लिक के लिए अवेयरनेस के लिए ही न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, बट हमने क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हमने इसको रिलेट करना है। अब रिलेट कैसे करेंगे इन सारी चीज़ों पे मैं लास्ट पे आऊँगी कि कैसे कैसे रिलेट हो सकती हैं। अब चलते हैं हम अपनी पहली स्लाइड पे। ये है हमारे पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, ये पहली और आखिरी स्लाइड है। एक चीज़ जो मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई कि ये जो ओपिनियन है ना जो अभी हम कवर करने लगे हैं और जो टॉपिक है, ये एक एवरग्रीन ओपिनियन है। ग्रीन से मतलब एवरग्रीन, मतलब कि यहाँ ये कभी भी पुराना नहीं हो सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इशू आपको पता है नेशनल और इंटरनेशनल डिबेट्स में बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहता है, ग्लोबल इशू है। तो इस ओपिनियन की जो है ना इम्पोर्टेंस ये है कि ये कभी पुराना नहीं हो सकता। कुछ ओपिनियन होते हैं जो वक्त की नज़ाकत को देख के लिखे जाते हैं, जब वो चीज़ हो जाती है, जैसे कोविड-19 के बारे में आए थे ओपिनियन लिखने स्टार्ट हुए थे, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया तो वो ओपिनियन भी ख़त्म हो गया। बट ऐसे ओपिनियन जो होते हैं ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने बात की है कंसेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट क्लाइमेट फाइनेंस पे। समझने से पहले सबसे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। जैसे कि ये वर्ड है ना क्लाइमेट फाइनेंस, फाइनेंस का वर्ड हम लोग डेफिनेटली यूज़ करते हैं इकॉनमी के लिए। और जब हम इकॉनमी की बात करते हैं ना तो इंटरनेशनल वर्ड के अंदर दो वर्ड्स हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, दैट इज़ ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ। अब हमारे पास क्या होता है, मैं यहाँ पे बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, सिर्फ कोई मैंने एकेडमिक वर्ड्स या कुछ भी नहीं यूज़ करूँगी, सिंपल अल्फाजों में समझाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए। देन जब आप रीड आउट करोगे तो आप वहाँ से अपने एक्सप्रेशन और लाइंस जो हैं जो अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। अगर मैं, वैसे तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, बट हम लोग यहाँ पे ना सिंपल इकॉनमी की टर्म में बात करते हैं। तो सपोज़ ये हमारी प्यारी सी दुनिया है और यहाँ पे यूँ और इस तरह, ठीक है। फिर माजरत डायग्राम्स वगैरह के लिए, राइटिंग के लिए
यहाँ पे देखिए हम लोग कहते हैं दुनिया जो है ना वो दो पोल्स में डिवाइड है। एक है हमारे पास ग्लोबल साउथ और एक है ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल साउथ और नॉर्थ में यहाँ पे हमारा वेस्ट आ गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ये वाले जो एरियाज़ है ना ये वाले, ये सारे आ जाते हैं ग्लोबल नॉर्थ में, और ये वाले जो कंट्रीज़ हैं जो साउथ के पास हैं ये सारे आ जाते हैं ग्लोबल साउथ में। इन दोनों के अंदर मेन अगर यहाँ पे बात की जाए तो क्या डिफरेंस है भाई, यहाँ पे क्योंकि मैंने इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, तो इन दोनों में ग्लोबल साउथ और नॉर्थ के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उनमें इकोनॉमी का ही डिफरेंस है, ठीक है। अब देखें जो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज़ होते हैं ना वो उन्हें हम कहते हैं कि डेवलप कंट्रीज़ हैं, और जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं वो हैं अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़। क्या मतलब कि जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं उनकी इकोनॉमी स्टेबल होती है, इंडस्ट्रियलाइज वर्क होता है, फंडामेंटल नीड्स फुलफिल होते हैं, जबकि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट पे डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे ना यहाँ पे एक दो पॉइंट जो है ना बड़े लॉजिकली समझने वाले हैं। वो ये कि जब हमारे पास डेवलप कंट्रीज़ होते हैं डेफिनेटली वो इंडस्ट्रियलाइज अगर डेवलप्ड हैं तो उनके पास उनकी इकॉनमी के अंदर एक पर्टिकुलर जंक कह लें कि वो डोनेट करते हैं या वो रिजर्व करते हैं अपने क्लाइमेट रेजिलिएंट इकॉनमी के नाम से, ताकि वो ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ अपने इंडस्ट्री के अंदर या चेंजेस लाएं कि वो लो कार्बन एमिशंस और क्लाइमेट रेजिलिएंट पाथवेज पे शिफ्ट करें, ठीक है। एडेप्टेशन, मिटिगेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारे CRPs होते हैं, कार्बन रेजिलिएंट पाथवेज। अब क्या होता है कि ये क्योंकि इकॉनमी इनकी स्ट्रॉन्ग होती है तो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि ये ऐसे लो कार्बन पे जाएं और इस तरह के पाथवेज को फॉलो करें। लेकिन अगर यहाँ पे यही मैं बात करूँ अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप खुद देखें कि एक अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कि ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा हो और बहुत ज़्यादा उसके साथ साथ वो क्लाइमेट चेंज से भी बहुत ज़्यादा टारगेट होने वाला कंट्री हो, प्लस उसके पास कोई इकॉनमी के अंदर कोई भी ऐसा फंड ना मौजूद हो कि वो अपने क्लाइमेट के अंदर इन्वेस्ट कर सके, तो डेफिनेटली फिर ये वाली चीज़ जो है ये तो वो फॉलो कर ही नहीं सकते हैं ना। इतनी एडवांस इकोनॉमिक क्लाइमेट पॉलिसीज़ को तो वो फॉलो ही नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे ये जो हमने लिखा है डेफिनेटली कार्बन में हम लोग बार बार क्लाइमेट चेंज में हम लोग बार बार ये बात करते हैं कि लो कार्बन एमिशन की तरफ शिफ्ट करें। तो जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है वो तो ऑलरेडी अंडर डेवलप्ड है ना, उनके पास इंडस्ट्री इतनी नहीं है, तो जो थोड़ी बहुत ही इंडस्ट्री अगर वो उसको भी कंप्रोमाइज़ कर देते हैं तो वो फिर डेफिनेटली वो खाएंगे क्या और वो कमाएंगे क्या, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब क्या होता है कि तमाम वो कंट्री, एक बात तो ये होगी, ठीक है, समझ आ गई। एक बात और है जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। अब अगर हम देखें ना कि जब डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग की डिबेट आ रही है ना इकॉनमी में, तो हम लोग जब ये कहते हैं कि डेवलप कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज डेवलप हैं, तो डेफिनेटली जब इंडस्ट्री लगती है तो आपको पता है ना कार्बन एमिशंस जब डेफिनेटली बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब लगेंगे तो वहाँ कार्बन एमिशन कितनी होगी, ज़्यादा होगी। जब कार्बन एमिशन ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज में ऐसे कंट्रीज ज़्यादा मतलब कि उनका कह लो कि पार्टिसिपेशन ज़्यादा है कार्बन एमिशन में एज़ कम्पेयर टू दोज कंट्री जो कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज वर्क इतना डेवलप नहीं है। तो नो डाउट ये कंट्री इंडस्ट्रियलाइज डेवलप हैं, ये इनका प्लस पॉइंट है। लेकिन एट द सेम वे क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइज डेवलप हैं इसीलिए इन्होंने इतनी ज़्यादा कार्बन इमिशंस की हैं कि हमारा पूरा जो इकोसिस्टम है क्लाइमेट का वो डिस्टर्ब हो चुका है। ये एक अलग से पॉइंट था, ये ओपिनियन के अंदर नहीं लिखा हुआ था। अब क्या होता है, बिल्कुल इसी पॉइंट को ज़हन में रखते हुए आप ये देखें कि डेफिनेटली जिसने नुकसान करना उसने उसका खमियाजा तो भुगतना ही है। अब जब ये कंट्रीज़ इनके पास इकॉनमी है और पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट की वजह से हिट हो रही है, और ख़ास कर एक सेकेंड यहाँ पे मैं आपको मैप दिखाती हूँ, और ख़ासतर साउथ एशिया के कंट्रीज़, एक सेकेंड ये देखिए यहाँ पे देखें, ये हमारा पूरे का पूरा साउथ एशिया जो है वो लाइक हो रहा है, ये जितने भी रेड के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने आप को ना कंपनसेट करने के लिए कहा कि ठीक है हमारे पास जो है ना हम अपनी इकॉनमी के अंदर एक पर्टिकुलर जंक जो है, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने कहा कि हम पर्टिकुलर जंक जो है वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ को देंगे ताकि वो अपने लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट इकोनॉमिक पाथवेज को फॉलो कर सकें, कुछ अपने आप को क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट से जो है वो बचा सकें, ठीक है। अब उस इकॉनमी का जंक को जो डेवलप कंट्रीज़ ने अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ को देना था, उस फंड को हमने क्लाइमेट फाइनेंस का नाम दे दिया। क्लाइमेट फाइनेंस क्यों ज़रूरी है
एक तो ये कि लो कार्बन इमिशंस पे शिफ्ट करना है। अब एक कंट्री जो कि गरीब ममालिक है, उनकी ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस से वो गुजरा है, तो डेफिनेटली वो अपनी इकॉनमी को संभालेगा या वो ये पाथवेज को फॉलो करेगा, वो अपनी इकॉनमी पे जाएगा। तो इसके लिए उसके पास कोई भी पैसा नहीं है। तो ये पैसा जो है, जो क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज़ पे पैसा लगना है, वो हमें इंटरनेशनल डोनर्स जो होते हैं वो क्लाइमेट फाइनेंस की सूरत में देते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बात की है, उन्होंने एक राइटर ने क्रिटिसाइज़ किया है बड़े पॉजिटिव वे में और बड़े अच्छा और बड़े लॉजिक से, कि पाकिस्तान की उन्होंने केस स्टडी ली है। उन्होंने कहा है कि भाई देखें, हम डेफिनेटली इकोनॉमिक क्राइसिस से तो हम लोग गुजर ही रहे हैं, देन उसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा कोई अच्छी स्टेबल इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो प्लस पॉइंट ये है कि हम लोग जो हमारा क्लाइमेट चेंज है उससे हम बहुत बुरी तरीके से हिट हो रहे हैं। अब क्लाइमेट चेंज से हम बहुत बुरी तरीके से हिट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें क्लाइमेट फाइनेंस बाय डेवलप्ड कंट्रीज़, यहाँ पे ये सेकंड बायएनियल कॉन्फ्रेंस हुई थी UNFCCC की, और यहाँ पे ये कनाडा, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्विट्ज़रलैंड, ये सारे लिखे हुए हैं। ये सारे फैक्ट हैं कि इन्होंने कहा कि हम इतने अपनी अपनी करेंसी में इन्होंने बात की कि हम इतना डोनेट करेंगे एज अ क्लाइमेट फाइनेंस उन कंट्री के जो कि क्लाइमेट चेंज से बहुत बुरी तरीके से सफ़र कर रही हैं। अब डेफिनेटली ये एक पोटेंशियल इंटरनेशनल डोनर्स हैं क्लाइमेट फाइनेंस के, ये बात हमने मान ली, लेकिन इनके अपने भी कुछ कंसर्न्स हैं। वो कहते हैं कि जिन भी कंट्रीज़ को हम पैसा दें, वहाँ पे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, लोकल गवर्नमेंट, नेशनल पॉलिसीज़, कि किसी भी कंट्री को हम पैसा दे रहे हैं और वो कंट्री ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा है, तो हमारा दिया हुआ पैसा तो वो जाके अपनी इकॉनमी में लगा देगा। तो इकॉनमी में नहीं लगाना, आपने लगाना है, लेकिन आपने क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज़ में लगाएं। अगर आप क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज़ में लगाएं और हमें रिजल्ट शो करें तो हम आपको फाइनेंस देते हैं, अदरवाइज़ हम आपको क्लाइमेट फाइनेंस नहीं देंगे। आर्गूमेंट था राइटर का, उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स भी हैं और ये वाली सारी प्रॉब्लम्स भी डेफिनेटली पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, तो इन सारी पॉलिसीज़ की वजह से अगर हम लोग अपने ओपिनियन का टाइटल देखें ना, दैट इज़ पाकिस्तान डॉनलिंग अवे। डॉनलिंग अवे का मतलब होता है कि कोई ऐसा काम जो पाकिस्तान को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन उसने पाकिस्तान ने किया नहीं, और स्टिल अभी तक वो काम हो ही नहीं रहा। लाइक जैसे हम लोग मतलब कि एशिया, साउथ एशिया के अंदर हम लोग इतने ज़्यादा, एक और यहाँ पे मुझे छोटा सा फैक्ट याद आ गया कि लास्ट जब 2010 में फ्लड आया था, कि बड़ा आपको इंटरनेशनली याद है कि हम लोग छोटे छोटे थे तो सैलाब आया था, और अभी भी हम छोटे ही हैं, खैर चलते हैं इधर। तो 2010 में फ्लड आया था, तो कहते हैं कि 1/5 पार्ट जो था ना बाय एरिया, 1/5 वो पाकिस्तान का जो है वो डूब गया था, सबमर्ज हो गया था पानी में। लेकिन अब जब हमारे पास 2022 का फ्लड आया ना, 2022 का, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक बता रही हूँ, 2022 का फ्लड आया ना, हम इवन कि हमारी अपनी जो इस वक्त की 2022 में क्लाइमेट मिनिस्टर थी शीरी रहमान, उन्होंने इंटरव्यू देता हुआ कहा कि हमारा 1/4 पार्ट जो है वो पाकिस्तान का सबमर्ज हो गया 2022 के फ्लड में। और ये फ्लड सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि मानसून की बारिशें जो हैं, उनके पैटर्न्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। उसके पीछे जो एक मेजर कॉज है वो क्लाइमेट चेंज है। तो इस तरह की मतलब कि सिचुएशन से हमें गुजरना पड़ा, और इसी वजह से पाकिस्तान ने एक लाइक कॉप इन्वायरमेंट में ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है, बेसिकली इसको हाईलाइट किया। और ये लॉस एंड डैमेज फंड का बेसिकली मतलब क्या था, ये COP27 में हाईलाइट हुआ था, मतलब कि थीम था, इसमें था कि जो जैसे फ्लड आ रहा है तो फ्लड से जो एरियाज़ जो हैं इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उन एरियाज़ को दोबारा रिहेबिलिटेट किया जाएगा, ठीक है, दोबारा से वहाँ पे ज़िंदगी स्टार्ट की जाएगी। तो उनका जितना लॉस और डैमेज हुआ है उनको कंपनसेट किया जाएगा इस फंड के ज़रिए। देन एक और इसी तरह की, जैसे ये UNFCCC है, एक और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप रीजनल लेवल की है, ये भी कहती है कि हम लोग जितने क्लाइमेट वर्नरेबल कंट्रीज़ हैं जो सफ़र कर रहे हैं, हम उन्हें क्लाइमेट फ़ंड देते हैं, लेकिन उनके भी यही हैं कि हाँ, आप हमसे पैसा लें, लेकिन आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो क्लाइमेट चेंज को डायरेक्ट टारगेट करती हों। ये इसमें लास्ट में राइटर ने बात की कि पाकिस्तान और क्लाइमेट फाइनेंस, ये जो चीज़ है कि हमें वो फाइनेंस नहीं मिल रही, या हम लोग हमारे पास इतनी अच्छी पॉलिसीज़ नहीं है, उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया कि हमारे पास कंप्रीहेंसिव अप्रोच, टेक्निकल गैप्स और इंस्टीट्यूशनल गैप्स, इन चीज़ों को ओवरकम करने की ज़रूरत है, और इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो है वो क्लाइमेट फाइनेंस जैसी जो इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत अच्छी
अपॉर्चुनिटी है क्लाइमेट चेंज जैसी ग्लोबल प्रॉब्लम के साथ डील करने की, तो उसको हम लोग क्या कर सकें, हासिल कर सकें। ठीक हो गया जनाब। आगे अगर हम लोग देखें रीडिंग में या वॉइस ओवर में, अगर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है तो आप एक दफ़ा यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके स्टेप 1 2 देन आगे ये 3 3 4 इस तरह, मतलब मैंने इधर नंबरिंग की है पैराग्राफ की, आप इस तरह 10 पैराग्राफ हैं और ठीक है, नहीं तो इसको मैं PDF और सॉफ्ट फॉर्म में नीचे और डॉन न्यूज़ का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप वहाँ से पढ़ सकें। अगर क्लियरली नज़र आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये मैंने लिख दी है। देन अभी मैं आपको बताती हूँ, इसका वॉइस ओवर देती हूँ। उससे पहले हम लोग अगर थोड़ी सी बात करें अवेयरनेस और रेलेवेंस की, तो कहते हैं देयर इज़ नो प्लेनेट बी, डेफिनेटली हमारे पास अर्थ के अलावा लाइफ कहीं सस्टेन नहीं कर रही। और अगर अर्थ का जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और जो टेम्परेचर की इंक्रीज़ होने की वजह से जो फ्लड्स आ रहे हैं, जो इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर हज़ारों एकड़ों की जो फसलें हैं वो तबाह हो जाती हैं, हेल्थ डिस्टर्ब होती है। अभी हेल्थ में अगर हम बात करें तो आजकल स्मोक का इशू बड़ा वो हुआ है, फॉरेस्ट को आग लग जाती है, इक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है। मतलब कि ये क्लाइमेट चेंज जो है ना वो जनरली हमारे लिए थ्रेट है किसका, ह्यूमन एग्जिस्टेंस का। तो ये इतना बड़ा इशू है, हमें इसे सीरियसली डील करने की ज़रूरत है। इसके साथ कुछ यहाँ पे और भी पिक्चर्स हैं जो कि लाइक ये हमारे पास क्लाइमेट रेजिलिएंट पाथवेज होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे ये चीज़, और अगर लास्ट में जब जैसे हम स्टार्टिंग में जाऊँ मैं, तो ये अगर रेलेवेंस की बात करूँ, देखें ये टॉपिक हमारा डायरेक्ट रिलेट करेगा क्लाइमेट चेंज से, क्लाइमेट फाइनेंस से, क्लाइमेट पॉलिसीज़ से, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ से। जो भी हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उधर के उसको कम करने के लिए हम लोग क्लाइमेट फाइनेंस जैसी अपॉर्चुनिटी को अगर हम लोग राइट वे में यूज़ करें एट द राइट टाइम विद द राइट पॉलिसीज़, तो हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टॉप डिनाइंग आवर प्लेनेट इज़ डाइंग, मतलब कि जो भी देखें हर दिन हर साल जो होता है वो हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं एनवायरनमेंट के लिहाज से। तो डेफिनेटली ये ऑल ओवर राइटर का लिखने का अवेयरनेस देने का पर्पस था। इसके अलावा मैं आपको अब वॉइस ओवर करती हूँ कुछ, मतलब कि एक दूसरी फाइल खोल के उसमें बताती हूँ पैराग्राफ में, ताकि जब आप रीड आउट कर सको तो आपको एक आइडिया हो जाए। वैसे पूरा ओपिनियन कवर कर दिया है, आप इसको रीड आउट करोगे तो आपको इक्वली 100% समझ आ जाएगा कि किस किस तरीके से एग्जामिनर कह रही हूँ, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि राइटर ने किस किस वजह से कहाँ कहाँ पे बात की हुई है, ठीक है। आप इसे अपने इन्वायरमेंट में लिखें, क्लाइमेट चेंज में लिखें, आप इसे अपनी, अगर आपका इन्वायरमेंट साइंस सब्जेक्ट है वहाँ पे आप इससे लिख सकते हैं। हम लोग बार बार कहते हैं कि खास तौर पे जैसे हमारा मुल्क है इकनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो हम लोग क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम को कैसे टैकल करें। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा जो ऑप्शन हमारे पास रह जाता है कि जो इंटरनेशनल फंड्स हैं हम उनको यूटिलाइज़ करें। हम लोग अपनी नेशनल और इंटरनल जो इतनी पॉलिसीज़ हैं इन्वायरमेंट की, क्लाइमेट के हवाले से वो अच्छा करें, और हम अपना वर्क करें, रिसर्च वर्क करें, अच्छी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करें और अपना वर्क इंटरनेशनली पब्लिश करें। सबसे पहले उन्होंने बात की है वही लो कार्बन और रेजिलिएंट पाथवेज की, क्लाइमेट रेजिलिएंट पाथवेज की। देन उन्होंने क्लाइमेट फाइनेंस के बताया कि क्रिपलिंग इकॉनमीज एक अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ का बता दी हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी हमें क्लाइमेट फाइनेंस चाहिए उसके लिए हमारे पास क्लियरली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे इंटरनेशनल डोनर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। दैन उन्होंने यहाँ पे हमें फैक्ट बताया कि बाई एनुअल मीटिंग हुई है UNFCCC की, न्यूजीलैंड इतना ये सारे का सारा फैक्ट आ गया है कि कौन कौन सा कंट्री कितना कितना डोनेट कर रहा है। और फिर उन्होंने हमें बताया है क्लाइमेट मिटिगेशन, ये सारे रेजिलिएंट पाथवेज के लिए। और देन थोड़ा सा और अगर हम नीचे आते हैं, एक सेकेंड, क्लाइमेट मिटिगेशन और एडेप्टेशन एक्टिविटीज़ के बारे में सारा। और उन्होंने फिर हमें कहा कि हमें कीन होके बहुत फोकस होके सोचने की ज़रूरत है कि हमें ये पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है ताकि हम क्लाइमेट फाइनेंस को हासिल कर सकें। रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू फैसिलिटेट एक्सेस ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। डेफिनेटली ये सारे रिसोर्सेज ही तो हैं, ये सारे के सारे इंटरनेशनल डोनर्स ही तो हैं जो फाइनेंस देना चाहते हैं। देन उन्होंने बात की अनसस्टेनेबल जो इकनॉमिक और जो भी मतलब कि जैसे पॉलिटिकल हालात पाकिस्तान के सही नहीं है, इकनॉमिक सर्कमस्टांसेस सही नहीं है, उनको कि हमें अपनी पॉलिसीज़ को, प्रायोरिटीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। लॉस एंड डैमेज फ़ंड की थोड़ी सी उन्होंने आगे बात की है।
उसके बाद उन्होंने बात की है, अगर आप अपने न्यूज़पेपर पे देखेंगे, अनफ्रेंडली और हॉस्टाइल डोमेस्टिक फाइनेंस सिस्टम, वही कि हमारे पास इकॉनमी जो है वो है, ठीक है। फिर उन्होंने रेजिलिएंट पाथवे क्लाइमेट द रेजिलिएंट पैसिफिक पार्टनरशिप की बात करी। देन लास्ट में उन्होंने वही बात की है पाकिस्तान की कि उनकी क्या है, उसे चाहिए कम्प्रीहेंसिव अप्रोच को करे, कंक्रीट एफर्ट्स करनी चाहिए ताकि हम क्लाइमेट फाइनेंस जैसी अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकें। राइटर का नाम है इजाज़ अहमद। ही इज़ अ PhD स्कॉलर इन इकनॉमिक्स। और ये सारा था आज का हमारा ओपिनियन। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। सिंपल, आपने सबसे पहले उसे अंडरस्टैंड करना है, देन आपने उसे रीड आउट करना है और देन आपने उसे रिलेट करना है। एक और चीज़ लास्टली मुझे बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मुझे शायद पहले बता देनी चाहिए थी, मैं फिर भूल गई, मैं आपको ऐड करवाती हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने ऐड करनी है, होल्ड ऑन एक सेकेंड प्लीज़। जी, तो एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे ऐड करवानी थी, जो मैं भूल गई थी, सॉरी माज़रत उसके लिए, कि देखिए हमारे डेली न्यूज़पेपर में 2-4 ओपिनियन पब्लिश हो रहे होते हैं और 1-2 ओपिनियन को ही हम डेफिनेटली करंट अफेयर के हवाले से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो हमारा डायरेक्ट रिलेट कर रहे होते हैं हमारे करंट अफेयर के टॉपिक से। तो अगर यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे अब सारा कुछ आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये ओपिनियन समझ आ गया है ना, अगर आपको इसकी समझ आ गई है, तो यहाँ पे आपको अपने जो भी करंट अफेयर के नोट्स हैं, यकीन करें अगर डॉन न्यूज़पेपर आप फॉलो करते हैं ना, तो हफ्ते में 2-3 आर्टिकल्स आपके क्लाइमेट चेंज पे होते ही हैं। तो आप अगर आर्टिकल्स को इकट्ठा भी करना स्टार्ट करोगे तो भाई पूरा 365 दिन कितने से आर्टिकल्स, कितने से ओपिनियन इकट्ठे कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, जितना यहाँ पे मैंने येलो में हाईलाइट किया हुआ है ना, आपको सिंपल ये अपने नोट्स में ऐड करना है, लेकिन समझ के ऐड करना है, ठीक है। क्लाइमेट फाइनेंस का आपको आइडिया होना चाहिए, ये हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पता होना चाहिए। लॉस एंड डैमेज फंड का, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, थोड़ी सी आपको पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर पाकिस्तान की आपकी स्टडी कहीं पे डेफिनेटली ऐड करेंगे तो डेफिनेटली एग्जामिनर को एक चीज़ अट्रैक्ट करेगी और उसके अंदर पाकिस्तान के जो लूप होल्स हैं उसकी आपको बात याद रखनी चाहिए। जी, ये था हमारा आज का ओपिनियन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और लास्ट में जाते जाते मैं सिर्फ ये बात कहूँगी कि भाई दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट कोटेशन, दैट क्लैरिटी इज़ पावर। आप जब तक चीज़ों को समझ के नहीं पढ़ेंगे, आपकी नॉलेज में इजाफा नहीं हो सकता। तो कुछ भी पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, लेकिन समझ के पढ़ें। थैंक यू सो मच। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।